नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी HQ इंडिया में, जहां पढ़ाई होती है आसान और ज्ञान बनता है मज़ेदार। यहां हम लाते हैं आपके लिए क्विज़, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एग्ज़ाम प्रिपरेशन से जुड़ी जानकारियां, वो भी सरल और रोचक अंदाज में। तो जुड़िए हमारे साथ और बनाइए अपने नॉलेज के लेवल को सिर्फ स्टडी IQ इंडिया पर। अगर आप नए हैं चैनल पर तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बिना टाइम गवाए अब हम बढ़ते हैं अपनी पहले सवाल की ओर। और हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ अ कोरल स्टेट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ अंडर UNCLOS। तो ये UNCLOS क्या है? ये है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टेब्लिश करता है लीगल फ्रेमवर्क जो मैरीन और मैरीटाइम एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि फ़िशिंग और अदर बिजनेस एक्टिविटीज़ थ्रू जो सी हमारी अलग अलग कंट्रीज़ करती हैं, तो उनको ये डिफ़ाइन करता है। और इसमें इसने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में एक चीज़ को डेवलप किया है और उसमें एक चिन्हित किया है, और उसकी एक दायरा सेट है, जैसे कि 12 नॉटिकल माइल्स तक है टेरिटोरियल सी, 24 नॉटिकल माइल्स है कंटिजेनियस जोन, और उसके आगे यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इसका सही आंसर है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रहा, अंडर UNCLOS EEZ extends up to 200 nautical miles from the baseline. States have resources rights within it. बढ़ते हमारे दूसरे सवाल की ओर। विच बेस्ट डिस्क्राइब्स अ मैरिन हीट वेव। जो मैरिन हमारे जो समुद्री जो हीट वेव्स हैं, जैसे कि हमारे अर्थ पे जो हमारे लिथोस्फीयर है, इसमें भी हीट वेव्स आते हैं एज अ फॉर्म ऑफ, जिसके कारण से लू की संख्याएं और जो है लू तेज़ी से बहने लगते हैं, जो हवाएं हैं गर्म हवाएं। तो उसी प्रकार से मैरिन हीट वेव को क्या डिस्क्राइब करता है? तो ऑप्शंस हैं, लो सैलिनिटी पीरियड, यूजुअली हाई SST पीरियड, लो pH इवेंट, या स्टॉर्म कॉस्ट सी लेवल राइज। तो इसमें जो आंसर है वह यूजुअली हाई SST पीरियड। ये हाई SST पीरियड क्या होता है? तो ये हाई SST पीरियड होता है कि ये जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो ज़्यादा देर तक रहता है, मतलब प्रोलॉन्ग्ड रहता है। ये कम ज़्यादा तो होता ही है, लेकिन अगर ये ज़्यादा समय तक रहता है और काफ़ी लंबे समय तक ये एबनॉर्मली वार्म रहता है सी सरफेस टेम्परेचर, तो ये एक SST पीरियड के अंडर आता है और ये हीट वेव्स को बढ़ाता है, यानी कि ये प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव्स को बढ़ावा देता है, जिससे कि मैरिन लाइफ हार्म होता है, इफेक्ट होता है। बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल की ओर। अंडर इंडियन डीप ओशियन मिशन विच मैन्ड सबमर्सिबल इज़ बीइंग डेवलप्ड। जो हम डेवलप कर रहे हैं एक डीप ओशियन मिशन के लिए, और इसमें एक मैन्ड सबमर्सिबल का यूज़ किया जाएगा और वो डेवलप किया जा रहा है, उसका नाम क्या है? उसका ऑप्शंस हैं, सागरिका 2000, मत्स्य 6000, नीमो 3 और वरुणा 5000। तो इसका सही आंसर है मत्स्य 6000। और मत्स्य 6000 जो है इसे डेवलप किया जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, और ये लगभग 6000 मीटर्स तक ये डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये अभी अंडर फेज ऑफ डेवलपमेंट है। बढ़ते हमारे अगले सवाल की ओर। विच स्टेटमेंट अबाउट रामसर साइट इज़ करेक्ट? ओनली कोस्टल वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, 1000 HA ओनली, या लीगली बाइंडिंग MPA। तो जो रामसर साइट्स होते हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो रामसर साइट्स जो होते हैं वो वेटलैंड्स होते हैं ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो पहला दूसरा ऑप्शन सही है। और ये कन्वेंशन है जो एनवायरनमेंट ट्रीटी साइन की गई थी 1971 में। इनमें जो है साइट्स को डिज़ाइन किया गया था, उनको चिन्हित किया गया था, यानी कि उनको नॉमिनेट किया गया था। और इंडिया में अभी जो करंट है वो 93 रामसर साइट्स है सितंबर 2025 के हिसाब से, सितंबर 2025 के हिसाब से हमारे पास अभी 93 रामसर साइट्स हैं, और ये साउथ एशिया में सबसे हाईएस्ट इन नंबर है विदिन अ कंट्री। बढ़ते अगले सवाल की ओर। विच ऑफ दिस इज़ अ रामसर साइट इन इंडिया? तो ये एक ऑप्शन है, लोनार लेक, लोकटक लेक, रन ऑफ कच्छ, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. ऑल लिस्टेड आर रामसर साइट, लिस्टेड वेटलैंड्स. इंडिया नाउ हैज 93 सच साइट्स इन 2025, जो मैंने आपको पहले भी बताया. अगला है व्हाट ओशियन प्रोसेसेस कॉज कोस्टल अपवेलिंग. तो कोस्टल अपवेलिंग का मतलब होता है कि जो कोस्ट में जो है उद्धान करना, यानी कि उनके जो सरफेस पे या उनके आसपास के एरियाज़ को कैसे वो बायोडाइवर्सिटीज़ और इन्वायरमेंट को इन्हेंस करता है. तो वो कोस्टल प्रोसेस जो ओशियन के थ्रू जो है वो एक प्रोसेस क्या है वो. तो ये ऑप्शन 4 है, हाई टाइड साइकिल्स, विंड ड्रिवन सरफेस डाइवर्जेंस, इवोपोरेशन या अर्थ रोटेशन ओनली. तो ये है ऑप्शन नंबर 2, विंड ड्रिवन सरफेस डाइवर्जेंस. तो जो सरफेस वाटर है उसको वो अवे करता है, और नीचे का जो वाटर है जो न्यूट्रिएंट रिच है, जो मैरिन लाइफ से जो है उनके वेस्ट प्रोडक्ट या फिर उनके ऑर्गेनिक मैटर जो डिके होते, तो उनसे न्यूट्रिएंट रिच वाटर जो है वो राइज होता है, जिससे कि जो है हमारा आसपास का जो कोस्टल एरिया है उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती, और हम काफ़ी हद तक जो नेचुरल प्लांट्स हैं, कोस्टल हैबिटेट है, उसको मदद करती है. अगला सवाल, विच गैस मेनली ड्राइव्स ओशियन एसिडिफिकेशन. ये सिंपल 4 ऑप्शंस हैं गैसेस के, CH4 यानी मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड. तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 CO2 है, जो कि CO2 फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड इन सी वाटर, और ये कोरल्स और सी शेल फिश को काफ़ी हार्म करता है, क्योंकि ये pH लेवल को लोअर कर देता है, जिससे कि ये क्या होता है कि ये लोअर pH होने की वजह से जो पानी है वहाँ का वो एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक होने की वजह से जो कोरल्स और शेल फिशेस हैं इनका जो है लिविंग कंडीशंस काफ़ी हद तक डिप्लीट कर जाता है, और उनको मतलब कि अपने नेचुरल हैबिटेट से वो अलग हो जाते हैं. Recent studies shows the tropical Indian Ocean is trending towards permanent cooling, frequent marine heat waves, reduced salinity या less cyclones. तो इसमें अभी रिसेंटली हमें कुछ डेवलपमेंट्स मिले हैं जिसमें कि हीट वेव्स जो है वो फ्रीक्वेंट हो चुके हैं, यानी कि काफ़ी फ्रीक्वेंट हीट वेव्स हमें देखने को मिल रहे हैं ड्यू टू वेरियस रीज़न, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ड्यू टू हीट वेव्स, जो सोलर हीट वेव्स जो हमें देखने को मिले हैं रिसेंट टाइम पे. तो इसमें क्या हो रहा है कि वार्मिंग इंडियन ओशियन जो है लॉन्गर मरीन हीट वेव्स आ रहे हैं, और मरीन हीट वेव्स लॉन्गर होने की वजह से जो होता है काफ़ी हद तक जो हमारे फिशरीज़ हैं, फिशिंग इंडस्ट्रीज़, यहाँ तक कि ट्रेड रूट्स काफ़ी इम्पैक्ट होते हैं इससे. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. मेजर इकोलॉजिकल रोल ऑफ मैनग्रोव्स. तो मैनग्रोव्स आपने पहले भी पढ़ा होगा, मैनग्रोव्स जो होते हैं कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादातर पाए जाते हैं, और ये कोस्टल वेटलैंड इकोसिस्टम को काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हैं, और ये सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, और ये हैं श्रब्स जो होते हैं वो इंटरटाइडल जोन्स में ये पाए जाते हैं बेसिकली. तो ये एक्चुअली इनका इकोलॉजिकल रोल यहाँ पे पूछा गया है. इकोलॉजिकल रोल इनका क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं. तो ये कार्बन स्टोरेज, कोस्टल प्रोटेक्शन, नर्सरी हैबिटेट, या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस. ये जो कार्बन, ब्लू कार्बन होता है, ब्लू कार्बन क्या है, जो मैरिन जो एनिमल्स हैं या मैरिन जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, और ये क्या करता है उनको एक सिंक की तरह, यानी कि उनको जो है वो एज अ एब्जॉर्व कर लेता है, जैसे कि जो कार्बन जो है कार्बोनिफिकेशन ऑफ वाटर को लिमिट करता है, साथ ही साथ उस एरिया में बफर जोन एक बनाता है जो कि वेव्स को ज़्यादातर वेव्स को अपने आप में ही समा लेता है, यानी कि रोकता है. और इस एरिया में आसपास में मैनग्रोव एरिया में काफ़ी मतलब जो मरीन बायोटेक है, यानी कि फिशेस हैं और अदर मैरिन ऑर्गेनिजम्स जैसा क्रैब्स, सेलफिश जो है वो डेवलप करती हैं. बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर. व्हाट इज़ अ मैरिन प्रोटेक्टेड एरिया, MPA. तो मैरिन प्रोटेक्टेड एरिया क्या है? फिशिंग जोन, एरिया बैंड फॉर नेविगेशन, मैनेज्ड मैरिन जोन फॉर कंजर्वेशन,
या डीप सी ट्रेंच। तो ये है एमपीए मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया, जैसा कि नाम ही है सीधा सीधा। तो ये मैनेज्ड मैरीन जोन फॉर कंजर्वेशन के अंडर आता है। एमपीए इज इक्वल्स टू डेजिग्नेटेड जोन फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। तो मैरीन बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, जैसे कि हम जैसे लैंड पे हम देख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होते हैं ना, जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं, तो उसी प्रकार से ये एमपीए है वो काम करता है। विच पोल्यूटेंट बायो एक्यूमुलेट्स इन मैरीन फूड चेन्स। तो मैरीन फूड चेन जो होता है उसमें एक जो एक्यूमुलेट होता है पॉल्यूटेंट, तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि फूड चेन में वो एम्पलीफाई होता है। कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो कार्बन है या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है थ्रू जो मीथेन होता है या मीथेन के हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स होते हैं, तो थ्रू द चेन वो क्या होता है, एम्पलीफाई होता है। जैसे सो एंड सो किसी लोअर एनिमल ऑफ द फूड चेन, जैसे कि किसी बकरी ने या डियर ने घास खाया जिसमें कि ऑलरेडी कुछ पोल्यूटेंट्स थे, सो एंड सो इट विल गो अप टू अनदर एनिमल जो उसको खा रहा है, उसको कुछ और एनिमल खा रहा है, तो ये क्या होता है, थ्रू द चेन ये एक्यूमुलेट होता जाता है। तो ये मैरीन फूड चेन्स में ये कौन सा एलिमेंट है, तो ऑप्शन है नाइट्रेट्स, मर्क्यूरी, कार्बन ब्लैक, सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर है मर्क्यूरी। जो मर्क्यूरी है वो धीरे धीरे मैग्नीफाई हो जाता है अप टू द फूड चेन। ओके, नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ ब्लू कार्बन। तो ब्लू कार्बन के बारे में थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको भी बताया था। ये होता है जो ब्लू कार्बन ऐसा कार्बन है जो कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम्स लाइक मैनग्रोव, सॉल्ट मार्सेस और सी ग्रासेस मीडोज़ में ये स्टोर हो जाता है। यानी कि ये उसकी तरह ये एक सिंक की तरह काम करता है। जो भी आसपास में जो सी ग्रासेस है, सॉल्ट मार्सेस हैं या मैनग्रोव्स हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये जो कार्बन जो एमिट होता है जो मैरिन प्लांट्स और ये है, तो उसमें जो एमिट होता है, ये ब्लू कार्बन कहने का मतलब है उसको जो कार्बन को स्टोर करता है और जो उसको जाने से रोकता है। यानी कि जो एक प्रकार से क्या कह सकते हैं कि एक स्टोरेज की तरह है। मतलब कि ये स्टोर करके एक पिटारा बंद कर दिया है, एक बॉक्स बंद कर दिया, जिससे कि जो है कार्बन का जो एमिशन है या कार्बन का जो लेवल है थ्रू द इन्वायरमेंट, मरीन इन्वायरमेंट, उसको लिमिट कर सके। तो ये है ब्लू कार्बन। और ब्लू कार्बन होगा CO2 स्टोर्ड इन मरीन प्लांट्स। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इंडिया एडेड अ न्यू रैमसर साइट इन 2024-25। व्हाट डज दिस सिग्निफाई। तो सिग्निफाई क्या करता है ये, तो ये है प्राइवेट लैंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 है ग्लोबल कमिटमेंट टू वेटलैंड प्रोटेक्शन, CRZ डी रेगुलेशन, या माइनिंग अप्रूवल। तो सीधा सीधा है, हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं वर्ल्ड को, और हमारा स्टेटमेंट यही है कि वी आर ग्लोबली कमिटेड टू वेटलैंड प्रोटेक्शन एंड दिस इज़ वाई वी आर एडिंग न्यू साइट्स ऑन टू adding new Ramsar sites, and this is what we signify. So option number 2 is the right answer. आगे बढ़ते हैं। सीजनल वेरिएबिलिटी इन नॉर्थ इंडियन ओशियन मेनली ड्रिवन बाय टाइड्स, इंडियन मानसून विंड्स, अर्थ टिल या रिवर रन ऑफ। तो जाहिर सी बात है, इंडिया में जो भी मानसून आते हैं, वेरिएबिलिटी होती है इंडियन ओशियन में, नॉर्थ इंडियन ओशियन में, वो ड्रिवन होती है सीधी सीधी सीजनल वेरिएबिलिटी है ड्यू टू इंडियन मानसून विंड्स। इंडियन मानसून विंड्स में जो भी वेरिएबिलिटी होती है उसकी वजह से ही जो है सो नॉर्थ इंडियन ओशियन में सीजनली वेरिएबल होता है। तो ये ऑप्शन नंबर होगा, इंडियन मानसून विंड्स है। और ये जो है वो इनकी विंड की कारण से ही जो है अपवेलिंग और मानसून रेगुलेट होता है, और काफ़ी हद तक जो है ट्रेड रूट्स एंड ट्रेड विंड्स की वजह से ही जो है वो इंडियन ओशियन में जो सीजनल चेंजेस हैं वो आते हैं। विच ह्यूमन एक्टिविटी इंक्रीजेस कोस्टल इरोजन। काफ़ी आसान सवाल है, देखते हैं। रिवर डैमिंग एंड सैंड माइनिंग, फिशिंग, सीविड फार्मिंग या टूरिज़्म ओनली। तो जाहिर सी बात है, अगर हम रिवर को डैम करते हैं, सैंड को माइन करते हैं, तो कोस्टल इरोजन बढ़ता है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है। तो रिवर डैमिंग और सैंड माइनिंग अगर हम करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो अमाउंट ऑफ थिंग्स जो वहाँ पहुँचने चाहिए थे, न्यूट्रिएंट रिच जो रिवर्स चीज़ें लेकर के आती हैं, डेल्टाज या एस्चुरीज बनाती हैं, साथ ही साथ हम अगर सैंड को ज़्यादा माइन करते हैं तो जो अपर लेवल ऑफ जो मिट्टी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, और नीचे के लेवल की जो मिट्टियाँ हैं वो एक्सप्लॉइट होती हैं, जो
फॉर्म नहीं होती, और दिस अगेन एड्स अप्स टू मोर ऑफ कोस्टल इरोजन। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। CRZ रूल्स इन इंडिया कॉमनली रेगुलेट एक्टिविटीज़ अप टू। तो ये CRZ क्या है? कोस्टल रेगुलेशन जोन। ये जो है ये है कोस्टल रेगुलेशन जोन, और ये क्या करता है, ये हमें जो है सो 500, ठीक है, ये 500 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो रेगुलेट करता है इंडियन एक्टिविटीज़ को। कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है ये 500 नॉटिकल माइल्स तक के एक्टिविटीज़ को कॉमनली रेगुलेट करता है। ओके। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर वर्टिकल प्रोफाइलिंग ऑफ TSP इन ओशियंस। तो जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रोफाइलिंग ऑफ TSP इन ओशियन कौन सी है? रडार, अल्टीमीटर, CTD प्रोफाइलर, सेस्मोग्राफ और LIDAR। एंड ऑप्शन ई CTD प्रोफाइलर। CTD मेजर कंडक्टिविटी, टेम्परेचर एंड डेप्थ, ठीक है, टू डिराइव डेंसिटी स्ट्रक्चर। जो डेंसिटी है, जो डेंसिटी किसी भी स्ट्रक्चर का, जैसे जो अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स हैं, तो उनको उनको स्टडी करने के लिए, और कितने डेप्थ में है, उसकी कंडक्टिविटी क्या है। तो कंडक्टिविटी से मोर और लेस वी विल गेट अबाउट द स्ट्रक्चर बेसिकली, दैट व्हाट द थिंग इज़ मेड अप ऑफ। तो यहाँ से हम इसको पता करते हैं। व्हाट इंडियन इंस्टीट्यूट टेस्टेड अंडर वाटर हाइड्रोफोन सिस्टम फॉर समुद्रयान। विच इंडियन इंस्टीट्यूट टेस्टेड अंडर वाटर हाइड्रोफोन सिस्टम फॉर समुद्रयान। तो इसमें 4 इंस्टीट्यूट्स के नाम हैं। NIO गोवा, NIOT चेन्नई, IIT दिल्ली, इसरो बेंगलुरु। तो इसका ऑप्शन है, और NOIT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, और ऑप्शन नंबर 2 चेन्नई, NIOT चेन्नई ने इसको डेवलप किया है। और ये एकॉस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम है। जो ये हाइड्रोफोन क्या होता है एक्चुअली हम बता देते हैं। हाइड्रोफोन इज़ एन अंडर वाटर डिवाइस दैट डिटेक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स ओशियन साउंड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। तो ये हाइड्रोफोन क्या करता है कि ये आसपास में जो भी आवाज़ें आ रही हैं थ्रू मैरिन लाइफ, जो वेल्स आवाज़ निकालती हैं, या शिप आवाज़ निकाल रही है, या फिर कोई वहाँ पे कोई डिकॉय रखा है किसी दूसरी देश के सबमरीन आ रही है, तो इन सब चीज़ों को हाइड्रोफोन क्या करता है, ये रिकॉर्ड कर लेता है, और इससे एक डेटा हमें कंटिन्यूसली प्रोवाइड करता है। अगला है, वाई आर मैरिन हीट वेव्स अ कंसर्न फॉर इंडिया। तो ये हमारे लिए क्यों इतना, मतलब कि मैरिन हीट वेव्स एक कंसर्न बन चुका है अभी रिसेंटली ड्यू टू हीट वेव्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं इंडियन ओशन में। तो ये हमारे लिए क्यों कंसर्न है? तो ऑप्शन है बेटर टूरिज़्म, फिश मोर्टेलिटी एंड रीफ डैमेज, नंबर C है मोर रेन, और नंबर 4 है लेस इरोजन। तो नंबर इसमें ऑप्शन है फिश मोर्टेलिटी एंड रीफ डैमेज। तो हीट वेव्स जो होते हैं वो, जो कुछ फिशेज़ हैं वो अडॉप्ट नहीं कर पाती। जब अडॉप्ट नहीं कर पाती हैं तो वो उनके जो नेचुरल वे ऑफ लिविंग है वो चेंज हो जाता है। और चूँकि जो फिशेज़ हैं दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, दे कैन नॉट एडजस्ट टू द हीट ऑफ द आउटसाइड, सो दे हैव टू live in a place where they have to get into things। और जो फिशेज़ हैं वो अपना लाइवलीहुड जो है वो लॉस कर जाती है। और कोरल ब्लीचिंग की वजह से भी जो रीफ है, कोरल रीफ जो कि एक हेवन माना जाता है, पैराडाइज फॉर फिश ब्रीडिंग माना जाता है, तो वो भी डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक मेजर कंसर्न है फॉर अस। द हीट वेव्स जो है वो ओशियनिक हीट वेव्स जो है हमारे लिए एक मेजर कंसर्न है। नेक्स्ट आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, विच ओशियन फेनोमेनस इज लिंक्ड टू ड्राउट्स इन इंडिया। तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल सा सवाल है, जो कि आंसर है एल नीनो। अब मैं इसको आपको एल नीनो के बारे में बता देता हूँ। तो एल नीनो इज़ अ क्लाइमेट पैटर्न जो कि सी सरफेस को वार्म करता है, और ये बहुत ही डिस्टर्ब करता है वेदर पैटर्न्स को, जो कि ग्लोबली ये डिस्टर्ब करता है। तो ये इरेगुलरली होता है 2 to 10 ईयर्स, और जब भी ये इंडिया की पैटर्न को डिस्टर्ब करता है, तो वी आइदर वी गेट अ ह्यूज रेनफॉल, और वी आर गोइंग टू गेट अ ड्रॉट ईयर इन अ मेजर पार्ट ऑफ आवर कंट्री। सो दिस इज़ फॉर टुडे। आज हमने
टोटल 20 क्वेश्चंस को हमने आज समझा है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको आने वाले आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या फिर सेल्फ लर्निंग में मदद करेंगे, और ऐसे ही आगे हम क्वेश्चंस लाते रहेंगे थ्रू अदर टॉपिक्स ऑल्सो। If you need more of questions from the same topic to be discussed, then you can comment below. आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वी नीड योर सपोर्ट टू ग्रो दिस चैनल टू अर नेक्स्ट लेवल, एंड स्लोली वी आर गोइंग टू ग्रो। और लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और स्टडी HQ को ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहें, बढ़ते हम आगे और भी ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।